जेपीजी एकलव्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे एकलव्यों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रेगुलर लाइव क्लास लेकर के उपस्थित होते हैं, लेकिन नेट प्रॉब्लम की वजह से पिछले 2 दिनों से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए 15 और 16 सितंबर दोनों का करंट अफेयर की रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मुझे आशा नहीं, उम्मीद नहीं, बल्कि विश्वास है मेरी मेहनत आप लोगों की आगामी परीक्षाओं के लिए सार्थक सिद्ध होगी। प्रस्तुत है आज का ये पहला सवाल। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? जी हां, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, जो कि कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट और भारत के दिल्ली स्थित गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के द्वारा तैयार किया गया, और इसमें भारत को 2020 में कौन सी रैंक प्राप्त हुई? 105, यानी 105वीं रैंक जो है भारत को प्राप्त हुई। अगर बात 2019 की किया जाए तो तब जो है भारत की रैंक जो है 79 थी, और कुल 26 अंकों का जो है नुकसान हुआ है 2020 में, कारण कोरोना वायरस महामारी। आपको बता दें कि कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट विश्व के कुल 162 देशों पर अपना ये इंडेक्स जारी किया है, और इसमें मैंने बताया कि भारत को 105वां स्थान मिला, लेकिन पहले स्थान पर कौन सा देश था? तो पहले स्थान पर जो है हांगकांग, और सेकंड पोजीशन पे कौन सा स्थान था? तो किस देश का था सेकंड पोजीशन? तो सिंगापुर को सेकंड पोजीशन मिला था। तो ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेनिस फिल्म फेस्टिवल की विजेता द डिसाइपल किस भाषा की फिल्म है? वेनिस फिल्म फेस्टिवल, जी हां, इसका 77 कौन सा 77वां आयोजन किया गया 2020 में, और 19 साल बाद किसी भारतीय फिल्म को यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिटिक्स चॉइस कैटेगरी में सम्मानित किया गया, विजेता घोषित किया गया। और ये फिल्म किस भाषा की थी? मराठी भाषा की फिल्म थी। किस भाषा की फिल्म? मराठी भाषा की ये फिल्म थी, जिसे इंटरनेशनल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इस फिल्म में शास्त्रीय संगीतकारों के संघर्ष की कहानी को बयां किया गया है। इस फिल्म के निर्देशक डायरेक्टर कौन है? तो चेतन तुम्हाड़े। इस फिल्म का निर्देशक कौन है? चेतन तुम्हाड़े। इनके द्वारा ये निर्देशित फिल्म, और 19 साल बाद वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भारत की किसी फिल्म में अपना पताका फहराने में कामयाब रही थी। आपको लगे हाथ बता दें कि टोरंटो फिल्म फेस्टिवल, जो कि कनाडा में आयोजित किया जाता है, वहां के लिए भी द डिसाइपल मूवी को भारत की ऑफिशियल मूवी डिक्लेयर किया गया है। लेकिन ये वेनिस फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया था? वेनिस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन यहां इटली में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। डोमिनिक थिएम ने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को पराजित कर पहली बार यूएस ओपन अपने नाम किया। डोमिनिक थिएम किस देश के खिलाड़ी हैं? जी हां, आपको बता दें कि डोमिनिक थिएम अलेक्जेंडर ये ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं। किस देश के? ऑस्ट्रिया। कौन सा ऑप्शन सही? बी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी, और पहली बार उन्होंने यूएस ओपन जीतने में कामयाबी हासिल की। और इन्होंने किस देश के खिलाड़ी को पराजित किया? जर्मनी के खिलाड़ी को, अलेक्जेंडर ज़वेरेव को पराजित करके और यूएस ओपन जीतने में कामयाबी हासिल की। ये दोनों खिलाड़ी पहली बार जो है फाइनल में पहुंचे थे। आप सबको पता है कि टेनिस की जो प्रेस्टिजियस गेम ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है, और वर्ष में कुल 4 ग्रैंड स्लैम खेल आयोजित किए जाते हैं, जिनको कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन से शुरुआत होती है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। और आपको बता दें कि इस बार 2020 में सिर्फ 2 ही आयोजित किए जा सके। एक जो है जनवरी फरवरी के महीने में ऑस्ट्रेलियाई ओपन, और एक अभी जो है यूएस ओपन। और यूएस ओपन का 140वां संस्करण इस बार जो है खेला गया था, जिसकी शुरुआत 1881 में हो गई थी। और इस बार यूएस ओपन का न्यू चैंपियन मिला, और वो है डोमिनिक थिएम। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? जी हाँ, गुरु केलुचरण महापात्रा जो कि उड़िया भाषा के शास्त्रीय संगीत के एक बहुत बड़ा नाम, और उनके नाम पर ही अब उड़ीसा सरकार के द्वारा पिछले 26 सालों से गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। और इस बार भी टीचर्स डे यानी 5 सितंबर से लेकर के और 9 सितंबर तक जो है इसका आयोजन किया गया, और विभिन्न कैटेगरी में उड़ीसा के गौरव को बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को, यहाँ के संगीतकारों को, लेखकों को, जिन्होंने उड़िया भाषा के लिए अच्छा काम किया है, उनको विभिन्न कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। जी हाँ, इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपको बता दें कि भारत में संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर को ही हिंदी को राजभाषा के रूप में, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हालांकि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए अथक प्रयास करने वाले व्यवहार राजेंद्र सिन्हा के जन्मदिन को 50वें जन्मदिन को ही 1949 में इसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। तो दिए गए क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है मेरे एकलव्यों। 1949 से किसके 50वें जन्मदिन को हिंदी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई? व्यवहार राजेंद्र सिन्हा। कौन? राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजेंद्र सिन्हा, जिन्होंने कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। वो अलग बात थी कि इन्होंने राजभाषा तक ही जो है सीमित रह गई हिंदी अपने देश में। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अफगान सरकार और तालिबानियों के बीच शांति वार्ता का आयोजन कहां किया गया? पिछले 20 वर्षों से अफगान सरकार और तालिबानियों के बीच जो ये 36 का आंकड़ा है, उसको सुलझाने का कार्य कर रहा है अमेरिका। और अमेरिका के प्रयासों से फरवरी के महीने में अफगान सरकार और तालिबानियों के बीच दोहा में वार्ता आयोजित की गई थी। हालांकि बहुत ज्यादा जो है सार्थक नहीं रही, उसके बावजूद भी इसका अगला आयोजन जो है अभी फिर किया गया है। कहां पर? दोहा में। दोहा कतर की राजधानी है, दोहा में इसका आयोजन किया गया। और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसके तहत अफगान सरकार और तालिबानियों के बीच समझौता करा करके और अमेरिका अब अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा लेना चाहता है। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के रेसलर नाविद अफगारी थे जिन्हें फांसी दे दिया गया? जी हां, अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित दुनिया के तमाम ऐसे खिलाड़ियों के द्वारा रेसलर नाविद अफगारी की मृत्युदंड की सजा को माफ कर देने के लिए ईरान की सरकार से गुजारिश किया गया। मृत्यु की सजा माफ करके इसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। तमाम गुजारिश हुई देश दुनिया से, लेकिन ईरान सरकार मानने को तैयार नहीं थी। वो इसलिए कि नाविद अफगारी अपने बड़े भ्राता के साथ सरकार विरोधी अभियानों का नेतृत्व भी किया था। यद्यपि कि इन पर एक व्यक्ति की मृत्यु का आरोप लगा करके और अंततोगत्वा इनको फांसी दिया गया। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है मेरे एकलव्यों। ईरान के पहलवान थे, रेसलर थे नाविद अफगारी। आपको बता दें ईरान जो कि जिसकी राजधानी तेहरान है, और हाल ही में अपनी करेंसी जो है नई करेंसी उसने स्वीकार किया है, तोमान। कौन सी? तोमान। इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इनकी ये करेंसी काफी इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2020 में यूएई के बाद इजराइल से शांति वार्ता करने वाला दूसरा अरब देश कौन सा है? जी हां, आपको बता दें सबसे पहले तो मिस्र और जॉर्डन। कौन?
मिस्र और जॉर्डन, ये दो इस्लामिक ऐसी कंट्री थी जिन्होंने इजराइल से शांति समझौता कर लिया, वरना विश्व के जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं इजराइल को अपना दुश्मन ही समझते हैं। लेकिन इस विचारधारा को बदला था मिस्र और जॉर्डन ने। 2020 में अमेरिका के प्रयासों से संयुक्त अरब अमीरात ने भी इजराइल के साथ शांति समझौता कर लिया और दोनों देशों में अभी हाल ही में एम्बेसी ओपन की गई है। और इस कदम में एक और नया नाम आया और वो है अरब देशों का आइलैंड कंट्री बहरीन। आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये बहरीन है जिसकी राजधानी मयामा, और ये आइलैंड कंट्री है बहरीन। और बहरीन ने भी इजराइल के साथ अंततोगत्वा हाथ मिला लिया। तो ओवरऑल अगर ये कहा जाए तो ये फोर्थ ऐसी इस्लामिक कंट्री है जिसने कि इजराइल के साथ समझौता किया है। वर्ष 2020 में अगर बात किया जाए तो यूएई के बाद बहरीन दूसरा ऐसा जो है देश हुआ है जिसने इजराइल देश के साथ अपने मतभेदों को भुला करके और शांति के रास्ते पर बढ़ने का निर्णय लिया। और ये बिल्कुल सही भी है, न सिर्फ बहरीन और इजराइल के लिए बल्कि विश्व शांति के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, हीरानगर में अरुण जेटली स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना किया जाएगा। हीरानगर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या चंडीगढ़? जी हाँ, आपको बता दें कि बर्फ पे आयोजित होने वाले खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा अरुण जेटली स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ किया जाएगा? जी हाँ, जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्र में ये जम्मू कश्मीर में अरुण जेटली स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना किया जाएगा। और ऐसी मान्यता है कि अरुण जेटली जो कि भारत के वित्त मंत्री और पिछले दिनों उनका स्वर्गवास हो गया, इनके ससुर जी जो थे वो हीरानगर से ही बिलोंग करते थे और वहां के आप लोकसभा के प्रतिनिधि भी रह चुके थे। हीरानगर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप सब लोगों को पता है कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर जिसको भारत में एकता दिवस के रूप में, यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। और जम्मू कश्मीर के हीरानगर में ही अरुण जेटली स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना किया जाएगा जिसमें आइस हॉकी, स्केटिंग या दूसरे ऐसे सभी खेल जो कि बर्फ पे आयोजित किए जाते हैं उनके लिए और वहां के खिलाड़ियों के लिए ये बहुत ही बेहतर काम किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत ने किस देश के साथ 5 पॉइंट एक्शन प्लान पर समझौता किया है, हस्ताक्षर किया है? तो आपको बता दें कि भारत के द्वारा 5 पॉइंट एक्शन प्लान जो कि भारत और चीन के बीच, किसके बीच? भारत और चीन के बीच एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इस पर शांति स्थापित करने के लिए भारत और चाइना के बीच 5 पॉइंट एक्शन प्लान पर हस्ताक्षर किए गए, समझौता किया गया। उसके बावजूद भी जो लद्दाख का क्षेत्र है जहां एलएसी पर गलवान घाटी पर जो कुछ भी हो रहा है वो थोड़ी सी समझ से परे है। बहरहाल इन अशांत माहौल में ही शांति को स्थापित करने के लिए भारत सरकार और चीन सरकार के बीच ये समझौता किया गया है। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे एकलव्यों, चीन के साथ भारत की जो सबसे अधिक विवादास्पद बाउंड्री लाइन है उसे मैकमोहन के नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश वाला बेल्ट, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश वाला जो बेल्ट है वहां पर जो इंटरनेशनल बाउंड्री है भारत और चाइना के बीच उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसे 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया था। वो अलग बात है कि चंडाल चाइना उसे स्वीकार नहीं करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आईपीएल में खेलने वाले पहले अमेरिकी क्रिकेटर कौन है? हसन अली, अली खान, एहसान अली या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, आईपीएल का 13वां संस्करण आप लोगों सबको पता है, 13 एडिशन इसका किस देश में आयोजित किया जाएगा? यूएई में। यूएई के 3 शहरों में जहां आयोजित किया जाएगा, उसमें एक दुबई, दूसरा आबू धाबी और तीसरा जो है शारजाह। तो यहां पर इन्हीं 3 शहरों में ये आईपीएल के गेम आयोजित किए जाएंगे और इसमें हिस्सा लेने वाले पहले जो अमेरिकी क्रिकेटर हैं उनका नाम है अली खान, जो कि एक फास्टर बॉलर हैं, एक तेज गेंदबाज हैं। यद्यपि कि अली खान का जन्म जो है पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन अब वो अमेरिका की नागरिकता को स्वीकार कर चुके हैं, यानी पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक हैं अली खान, जो कि यूएई में संयुक्त अरब अमीरात में 13वें आईपीएल में खेल रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। हालांकि जो है इनका संबंध अब अमेरिका से है, इसीलिए इस आईपीएल में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वरना पाकिस्तान से रहे होते तो आप सब लोगों को पता है आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलने की इजाजत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, गृह मंत्रालय ने किस अधिनियम के तहत अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे को विदेशी दान प्राप्त करने की अनुमति प्रदान किया है? जी हाँ, भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम 2010 के तहत अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, जिसे सिख धर्म का बहुत ही पावन पुनीत तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है और इसे विदेशों से सिख समुदाय के द्वारा दिए जाने वाले जो दान है उसे लेने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। वो अलग बात है कि विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम 2010 के तहत न सिर्फ विदेशों से मिलने वाली जो धनराशि होगी उसके बारे में भारत सरकार को ब्यौरा देना पड़ेगा, बल्कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद अपना रजिस्ट्रेशन भी रिन्यूअल कराना पड़ेगा। दिए गए क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे एकलव्यों, आप सबको पता है कि अमृतसर में स्थित जो हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है, जिसका निर्माण सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है कराया गया था, और इस पर जो सोने की परत थी, वो सोने का जो कवर था उसे सिख धर्म के शासक के द्वारा लगवाया गया था, जिनका नाम था राजा रणजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, डिजिटलीकरण के आकलन के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? जी हाँ, देश में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए अब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स तैयार किया जाएगा, जिसको कि डीपीआई के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? डीपीआई, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के नाम से जाना जाएगा। और इसे तैयार करने का अनाउंसमेंट भारत का सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है मेरे प्यारे एकलव्यों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक बनाए जाने का अनाउंसमेंट किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना भारत में हिल्टन कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई जिसका हेडक्वार्टर पहले कहां था? कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर बंबई ट्रांसफर कर दिया गया और आज भी आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को पराजित कर यूएस ओपन महिला एकल खिताब अपने नाम किया। यूएस ओपन 2020 यूएस ओपन का कौन सा संस्करण था? जी हाँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया भी था कि 1881 में यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी, इसलिए जो है इसका 140वां ये संस्करण खेला गया था। कौन सा? 140वां एडिशन खेला गया था। और जापान की नाओमी ओसाका, हालांकि दूसरी बार इन्होंने यूएस ओपन अपने नाम किया और इन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को पटकनी देकर ये प्रेस्टिजियस अवार्ड अपने नाम किया। दिए गए क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है मेरे एकलव्यों। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। पूर्व केंद्रीय मंत्री
क्षमा करेंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद का निधन हो गया। ये किस राजनीतिक पार्टी से थे? बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, बीएसपी। हालांकि 1996 से लेकर के और 2014 तक बिहार के वैशाली का प्रतिनिधित्व करने वाले, लोकसभा में वैशाली का प्रतिनिधित्व करने वाले रघुवंश प्रसाद, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में आप ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे और अभी हाल ही में हालांकि आरजेडी को आपने क्विट कर दिया था, छोड़ दिया था। बहरहाल आपका मैक्सिमम राजनीतिक जीवन आरजेडी के साथ ही रहा, राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहा। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DL-15 निम्न में से किससे संबंधित है? जी हाँ, DL-15 दरअसल नई दिल्ली में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेक्स्ट अथॉरिटी डिक्लेयर की गई है, डिसाइड की गई है और उसका नाम DL-15 दिया गया है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑलरेडी 14 जो है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दिल्ली में कार्यरत था, लेकिन अभी हाल ही में नई जो ओपन हुई है उसका नाम दिया गया DL-15। कहां से संबंधित है? नई दिल्ली। और आपको बता दें नई दिल्ली का नाम नई दिल्ली 1927 में हुआ था। नई दिल्ली जो कि 1911 में भारत की राजधानी बनाए जाने का अनाउंसमेंट किया गया था और 1931 से इसे राजधानी के रूप में सबसे पहले जो है स्वीकार किया गया था। आपको बता दें नई दिल्ली जहां के चीफ मिनिस्टर इस समय हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैसल। अभी 10 रविवार 10 हफ्ते 10:10 अभियान डेंगू और चिकनगुनिया से लोगों को अवेयर करने के लिए दिल्ली में काफी चर्चा में रहा। दिल्ली भारत का पहला ऐसा शहर है जहां पर पहला प्लाज्मा बैंक जो है स्थापित किया गया। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर भी, प्लाजा भी यहीं पर इस्टेब्लिश किया गया। दक्षिण कोरिया पर आधारित 5T प्लान जो कि कोरोना वायरस से बचाने के लिए जो है लाया गया, दिल्ली से ही संबंधित है। ऑपरेशन शील्ड भी किससे संबंधित है? नई दिल्ली से संबंधित है, अरविंद केजरीवाल की सरकार से संबंधित है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हैं जो कि आप अपने जेहन में याद रखें, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। फुटबॉल लीग ला लीगा, क्षमा करेंगे, फुटबॉल लीग ला लीगा का आयोजन किस देश में किया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं करंट अफेयर के इस सेशन में लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों को स्टैटिक जीके से दिए जाते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, खासकर रेलवे के लिए, जितना कि करंट अफेयर। और फुटबॉल लीग ला लीगा का आयोजन किस देश में किया जाता है? जी हाँ, इसका आयोजन स्वीडन में किया जाता है। आपको बता दें ये इसलिए भी चर्चा में है और एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि भारत के एक क्रिकेटर जिनका नाम है रोहित शर्मा और ऐसे पहले गैर फुटबॉलर खिलाड़ी हुए हैं जिनको ला लीगा ने पिछले दिनों अपना ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। यूएनओ द्वारा सम्मानित सबूज साथी योजना ये किस राज्य की योजना है? जी हाँ, सबूज साथी योजना और उत्कर्ष बंगाल। कौन सा? उत्कर्ष बंगाल योजना। ये दोनों पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर भी खासे सराहना मिली और यूएनओ के द्वारा पुरस्कृत सम्मानित किया गया सबूज साथी योजना। इस योजना के तहत 12वीं तक के छात्रों को फ्री ऑफ कॉस्ट साइकिल प्रदान किया जाता है। तो न सिर्फ साइकिल चलाओ स्वास्थ्य बनाओ अभियान को ये सरकार एक नया आयाम दे रही है, बल्कि पर्यावरण को बचाने के क्षेत्र में भी इस सरकार का योगदान सराहनीय है। पश्चिम बंगाल की आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा इस योजना को चलाया गया था। सबूज साथी योजना 12वीं तक के छात्रों को फ्री ऑफ कॉस्ट साइकिल प्रदान करने की योजना है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड निम्न में से किस महाद्वीप का हिस्सा नहीं है? यूरोप,
उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे एकलव्यों, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन, हालांकि इसे रेलवे में पूछा भी जा चुका है। दुनिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है जिसको ग्रीनलैंड के नाम से हम लोग जानते हैं, आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे, अटलांटिक ओशन में ये स्थित है। और अगर जो है देखा जाए जियोग्राफिकल कंडीशन में, तो ये उत्तर अमेरिका का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? उत्तर अमेरिका का हिस्सा है। लेकिन पॉलिटिकली इसको देखा जाए तो ये डेनमार्क का हिस्सा है। किसका? डेनमार्क का। तो इस तरह से ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप दोनों का हिस्सा है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप दोनों का हिस्सा है। तो किसका हिस्सा नहीं है? साउथ अमेरिका का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन सही है। एलपी रेलवे में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेंगे। एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल, क्षमा करेंगे, एशिया का सबसे कोल्डेस्ट डेजर्ट ठंडा मरुस्थल गोबी है। और गोबी किस देश में स्थित है? जी हाँ, गोबी मंगोलिया और चीन में स्थित है। किस देश में? मंगोलिया और चीन में स्थित है। तो ये था आज का सेशन मेरे प्यारे एकलव्यों। मुझे आशा नहीं, उम्मीद नहीं, विश्वास है ये सेशन आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।